हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कमिंग फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार पटेल। हम लोग ऐसे तो क्लासेस में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ रहे थे, बट आज मैं पहले लेक्चर में आज पूरा रिवीजन कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और कल से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेश स्टार्ट होगा। ऐसा आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के बाद आज ये मेरी पहली वीडियो है। मैं क्यों अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, ये भी शायद आप लोगों को पता होगा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात कि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और सेफ रहें। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन आप सब पढ़ चुके हैं, बट मुझे पता है कि लॉकडाउन में रिवीजन तो कोई किया नहीं होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युत। सर स्थिर वैद्युत क्यों? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये दो नाम से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो उस पर चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम माइनस में। अच्छा, स्टैटिक्स स्टैंड फॉर स्टेबल। स्टैटिक स्टैंड फॉर स्टेबल। जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी कुछ चार्ज स्टेबल रहता है तो हम उस चार्ज के कारण प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी को या उसके जो भी गुण हैं, उसके इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो सर हम लोग जानते हैं कि चार्ज स्टेबल है, तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है स्टार्ट में, तो उस पर चार्ज कहाँ से आ जाएगा? जब तक से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर चार्ज हो कैसे सकता है कोई बॉडी? तो सही बात है, चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सर चार्ज जब ट्रांसफर करना पड़ेगा तो फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्यों पढ़ेंगे? ये भी सही बात है। तो मैं कह रहा हूं कि जब चार्ज स्टेबल होगा तो उसके इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल है, फिलहाल न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे चार्जेस नहीं है, चार्जेस हैं, बट जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके पास प्रोटॉन है। इस केस में इलेक्ट्रॉन के चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड में दोनों तो सेम है, लेकिन नेचर में अपोजिट है। एक दूसरे को ये कैंसिल करके न्यूट्रल कर देते हैं। अब किसी भी तरह से इसको अगर चार्ज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होना ही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो सर इलेक्ट्रॉन तो उस समय मोशन में होगा। तो ठीक है, जिस समय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ट्रांसफर के रेट वगैरह हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब ट्रांसफर होने के बाद अगर ये किसी बॉडी दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होकर चला गया तो इस पे भी चार्ज और दूसरे बॉडी पे भी हो सकता है कोई चार्ज आ जाए। तो इन दोनों के चलते अब चार्ज, जो बॉडी चार्ज हो गया, इनके इफेक्ट, इनके चार्ज के चलते इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ट्रांसफर तो होता है इलेक्ट्रॉन का, नो डाउट ट्रांसफर होता है, बट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो ट्रांसफर का रेट वगैरह वो सारे चीज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन ट्रांसफर, एक बार ट्रांसफर होने के बाद जो बॉडी चार्ज हो गए तो उनके इफेक्ट और उनके प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। यह चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उनका अध्ययन करता है, कराता है, सॉरी करता है, कराता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े तो हमको चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और चार्ज कई तरह के हो सकते हैं, बट हमें पढ़ना है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी पार्टिकल या मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है, ये गुण एक्वायर्ड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल या पार्टिकल का वह गुण है जिसके चलते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनुभव करता है या शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। आप लोगों को तीन पता था क्या? चार्जेस दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल भी कोई चार्ज होता है क्या? नहीं, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल के नाम से ही पता है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज,
यानी अनावेशी, उदासीन। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। इसका डेफिनेशन, इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। बात करते हैं, मैंने बोला कि स्टार्टिंग में या नेचुरली, जनरली देखा गया है कि नेचुरली हर एक पार्टिकल पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। उस केस में ये पार्टिकल न्यूट्रल कहलाएगा। तो न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन चार्ज कंडीशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है तो पार्टिकल न्यूट्रल। अच्छा, अब अगर किसी भी तरीके से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में कम कर दी जाए, कैसे कम होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल कर कम होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम कर दी जाए तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये पार्टिकल कौन सी चार्ज कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाएगा। अच्छा, सेकंड होता है हमारा निगेटिव चार्ज। इट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। यह क्यों होता है? किसी भी पार्टिकल पे, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही प्रोटॉन, जनरली यही होता है, इलेक्ट्रॉन जितना उतना प्रोटॉन। अब किसी भी वे से, किसी भी तरीके से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा कर दिया जाए, तो ज्यादा कैसे हो सकता है? ये कहीं से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, किसी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से छीनेगा, तो गेन कर दिया जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही रहा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, चार्ज जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो चार्ज निगेटिव है तो ये पार्टिकल अब कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन होता है कि सर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? प्रोटॉन गेन भी तो कर सकता था। अगर प्रोटॉन गेन किया तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन होगा, फिर भी तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जनरली प्रोटॉन, कोई भी एटम अपना प्रोटॉन लूज नहीं करता है। मैंने क्लास में बताया था कि किसी भी एटम के, किसी मॉलिक्यूल के एटम में, किसी एलिमेंट के मेटल एटम में जो प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन के साथ, यह न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में, और इसके सारे आउटर सेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में मूव करते रहते हैं। तो अगर किसी को भी अगर इसमें से छीनना होगा या इसको देना होगा तो ये बाहर वाले पार्टिकल्स को लेगा, और बाहर वाले में कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सारे को खत्म कर दे उसके बाद तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास चलेगा। अच्छा, जब ये सारे पार्टिकल्स के सारे ऑर्बिट्स को खत्म कर देगा तो इस पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए गेन और लूज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, यानी ट्रांसफर केवल होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। अच्छा, यह कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? यह चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? तो मैंने बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था आप लोगों को, 7 होते हैं। ये डिराइव क्यों है? क्योंकि वो इन 7 से मिलकर बना होता है। क्योंकि Q इक्वल टू आई टी। आई क्या है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, टी क्या है? टाइम। ये दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसलिए चार्ज इन दोनों से मिलकर बना है, तो चार्ज कैसा है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट कूलम होता है, COU। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। अच्छा, अदर प्रैक्टिकल यूनिट, अदर प्रैक्टिकल यूनिट मिली कूलम। मिली कूलम यानी 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम। अच्छा, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, ये माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो कूलम यानी 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, मिली माइक्रो। नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलम। क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए इसको छोटे छोटे प्रैक्टिकल यूनिट्स में यूज करते हैं। 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कितना बड़ा यूनिट है। देखिए,
फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। ये हमें देता है कि किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज है। Q क्या है? चार्ज, किसी पार्टिकल का चार्ज, टोटल चार्ज। और n हमें बताता है कि वो चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आए हैं, और ये अच्छा प्लस माइनस होता है। अच्छा, ये E क्या बताता है? ये E बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो Q बराबर n। अगर हमको 1 कूलम चार्ज करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज देना है तो n कितना हुआ हमारा? n हमें नहीं पता है, E तो हमको सबको पता है, कितना? 1.6 इंटू 10 के टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। अच्छा, तो यहाँ से हम n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। n बराबर 1/1.6 इंटू 10 के टू द पावर माइनस 19 कूलम। c से c कटा, यानी n इक्वल टू हुआ 6.025, अबाउट इतना ही आएगा शायद, हाँ लगभग। अच्छा, इंटू 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा, तो 10 के पावर 19 होगा, लेकिन एक जीरो मैंने इसे दे दिया है, तो 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना? 6.025 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, तब हमारा चार्ज कितना होगा? 1 कूलम चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, नंबर्स में बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इसलिए हम इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स यानी मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नहीं, अभी इसमें थोड़ा देखते हैं, और सॉरी, ऐसा यूनिट तो हो गया। तो इसके बाद सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैट, ईएसयू, ईएसयू ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 1 ईएसयू, चलिए ऐसे देखते हैं, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो 1 कूलम, ऐसा यूनिट में 1 कूलम होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज। तो ये तो हो गया 1 कूलम में इतना ESU होता है, तो 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा? 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10 के टू पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है। तो ये थे यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन निकालना बताया था मैंने अच्छे से, यूनिट इन डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया था, तो फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, हमें चार्ज का डायमेंशन निकालना है, तो हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है कि Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी। अच्छा, I के लिए कौन सा डायमेंशन यूज होता है? A। T के लिए क्या होता है? समय के लिए T। तो यानी चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M नहीं है, M0, लेंथ नहीं है, लेंथ 0, एम्पियर है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, 1 के पावर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा चार्ज का डायमेंशन। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मैंने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से। मैं बस इसलिए क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों ने रिवीजन तो किया नहीं होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि। सदिश अदिश मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो बस इतना जान लीजिए कि चार्ज को ऐड करने के लिए हमें सिंपल
लॉ ही यूज करना होता है, सिंपल अलजेब्रा ही यूज करना होता है, इसलिए यह है अदिश राशि है। अगर इसको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करना होता, तो अब इसको क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी। बट ये स्केलर क्यों है, क्योंकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल अलजेब्रा यूज करना होता है। दूसरी चीज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी आवेश स्थानांतरणीय है। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ट्रांसफरेबल, या ट्रांसफर किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको समझेंगे अच्छे से। ऐसे तो मैंने समझाया है, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ सर, आवेश संरक्षित होते हैं। मतलब तो देखिए सर, आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या होता है सर, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी लाइट एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन के द्वारा हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसी तरह से चार्ज का ट्रांसफर होता है केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। मान लीजिए कि ये एक चार्ज बॉडी है, यानी मान लीजिए इस पे 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है, ये 10 कूलम मैंने प्लस का लिखा है, प्लस का चार्ज यानी प्रोटॉन इसके पास जाता है, तो कितना प्रोटॉन जाता है, तो Q बराबर Ne फॉर्मूला लगाकर हम लोग निकाल लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन या इसमें कम है। Q बराबर Ne फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा हमारा 10 इंटू 6.025 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 10 कूलम चार्ज था, चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसको हम किसी चीज से ट्रांसफर, इसको आइसोलेट रख दें तो इसका चार्ज हमेशा इतना ही कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको चार्ज खत्म करने के लिए इसको किसी दूसरे बॉडी में जाना होता है, किसी दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसफर करना होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए इसको दूसरे किसी बॉडी से, तो ये 2 कूलम का चार्ज यहाँ पे आ गया, 2 कूलम का चार्ज यहाँ पे आ गया, 2 कूलम चार्ज इस पे आ गया, ये न्यूट्रल था पहले, ठीक है, ये पहले न्यूट्रल था और यहाँ से ये 2 कूलम चार्ज गेन कर लिया। 2 कूलम चार्ज गेन कर लिया, इसका मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी 2 कूलम चार्ज पर, तो इसने ये 2 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो 2 इंटू 6.025 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तब इसका चार्ज कितना हो गया, इस पे चार्ज हो गया 8 कूलम और इस पे चार्ज हो गया 2 कूलम। तब ये सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम का पहले चार्ज कितना था, 10 कूलम, और अभी चार्ज कितना हुआ, अभी भी 10 कूलम, 8 कूलम ये और 2 कूलम ये, यानी 10 कूलम। तो सर हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर यहाँ से 10 कूलम था जो वो 2 कूलम इसको दे दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी इसको सिंपल शब्दों में कहें तो आवेशों का मात्रा, आवेशों की मात्रा निर्धारित है। इसका क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं। थोड़ा सोचिएगा, सोचिएगा नहीं, सुनिएगा गौर से। अच्छा, हमारे इंडिया में सबसे जो मिनिमम करेंसी है, सबसे छोटा रुपया वो 1 रुपया है। पहले था 8 चौनी था, बट अभी जो सबसे छोटा जो चलन में है वो 1 रुपया है। यानी अगर हम किसी को पैसा देना है, अगर
कुछ सबसे न्यूनतम मिनिमम पैसा देना है तो हम 1 रुपया देंगे, उससे छोटा तो दे नहीं सकते, ठीक है। 1 रुपया देंगे या 2 रुपया देंगे, यानी 1 के मल्टीपल में देंगे हम, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मान लीजिए अगर आज से 6 साल पहले 7 साल पहले उस समय 50 पैसे चलते थे, तो उस समय किसी को अगर मिनिमम पैसे देना होता तो उस समय हम 50 पैसा देते हैं, 1 रुपया देते हैं, 1.5 रुपया देते हैं, पौन और सवा रुपये तो नहीं दे पाते। उसी तरह से अगर हमें किसी को चार्ज देना है तो हम मिनिमम क्या देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका मतलब तो यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसको कितना चार्ज दिए हैं, तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज उसको दिए हैं। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लिए हैं तो यही प्लस का हो जाता है कि प्लस इतना ही चार्ज हम उसको दिए हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, तो क्या इससे छोटा चार्ज भी देना पॉसिबल है? नहीं, क्यों कि हमारे सिलेबस में ये है कि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही मिनिमम चार्ज मानते हैं, इससे छोटा चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ कर देना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर किसी पार्टिकल पे कोई चार्ज है तो हमेशा रहेगा Q = NE के फॉर्म में रहेगा। जहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। N क्या, अच्छा प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। अगर पॉजिटिव हुआ तो N का जो वैल्यू आएगा इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर निगेटिव हुआ तो N का वैल्यू जो है इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है, सबको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस attract each other, मतलब कि समान आवेश प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दो समान आवेश यानी 2 प्लस प्लस रहेगा, 2 प्लस प्लस आवेश तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अगर 2 माइनस माइनस रहेगा तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, that is it is possible that a body having mass without charge, but it is impossible that a body having charge without mass, मतलब सर चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, आवेश जो होगा हमेशा द्रव्यमान के साथ संबंधित रहेगा। मतलब कि अगर ये सब कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के पास आवेश तो है यानी चार्ज है बट उसके पास मास नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है कि आवेश किसी बॉडी के पास मास है, द्रव्यमान है, बट उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे मैं सपोज दैट मैं इस पेन की बात करूं तो पेन अभी मान लेता हूं मैं कि अभी ये न्यूट्रल है, यानी जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन, यानी ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है, 0 है, चार्ज 0, लेकिन इसके पास मास तो कुछ है, मास है कुछ है, ठीक है।
अब मैं इसको जब अपने बालों में रगड़ के इसको चार्ज कर लेता हूँ, बाल तो नहीं है मेरे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बचपन में आप लोग ने वो खेल खेला होगा, छोटे से टुकड़े को कागज के रख के पेन को बालों में रगड़ के टुकड़े के पास ले जाते होंगे, तो वो अट्रैक्ट करता होगा या रिपेल करता होगा उसको। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज अगर किसी पार्टिकल के पास है तो उसके पास मास है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, हमें नहीं पता था कि पहले मास है या नहीं है। मास तो ऐसे सभी पार्टिकल में होगा ही, विदाउट मास कोई पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो उसके पास मास है या नहीं है। लेकिन जो ही हमने चार्ज किया, तो या तो क्या किया होगा, हमने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा या इलेक्ट्रॉन उसको दिया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। इतना तो कंफर्म है कि प्रोटॉन उसके पास है। अच्छा, अब अगर उसके पास प्रोटॉन है उस पार्टिकल के पास, तो प्रोटॉन का मास भी होता है कुछ। प्रोटॉन का मास होता है कुछ। कितना होता है प्रोटॉन का मास? मास ऑफ प्रोटॉन का मास होता है लगभग 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, लेकिन नियरली यही होता है, और लगभग यही नियरली होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का होता है मास 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल के पास प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, हमें नहीं पता कितना, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है यानी प्रोटॉन ज्यादा है। अगर एक भी प्रोटॉन होगा तो एक भी प्रोटॉन हुआ तो इसका मतलब एक प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव है, तो एक से तो ज्यादा प्रोटॉन होगा ही होगा, एक होगा या एक से ज्यादा होगा। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है, प्रोटॉन है उसके पास, तो इतना तो एक प्रोटॉन का चार्ज जरूर होगा, और इससे ज्यादा हुआ तो मल्टीप्लाई में चार्ज होंगे। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो इलेक्ट्रॉन जब लिया है तो इलेक्ट्रॉन को उसका मास छोड़कर थोड़ी ना लेगा, उसका मास के साथ लेगा ना। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी आएगा। इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज इट इज पॉसिबल दैट ए बॉडी हैविंग मास विदाउट चार्ज, बट इट इज इम्पॉसिबल दैट ए बॉडी हैविंग चार्ज विदाउट मास। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज यानी कंडक्शन ऑफ चार्ज। मतलब नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मटेरियल के टाइप है, मटेरियल मेनली 3 टाइप का होता है कंडक्शन के आधार पर बेसिस पे, बट हम लोग अभी दो ही डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा है? कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। अच्छा, कंडक्टर्स, कंडक्टर, आपने कंडक्टर नाम सुना होगा कभी, आप लोग बस गाड़ी में कहीं जाते होंगे तो वहाँ पे कंडक्टर नाम सुना होगा। उसका काम क्या होता है? तो आप बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, गाड़ी आती है, कंडक्टर क्या करता है, आपको वहां से पिकअप करता है और आपके जहां आपको जाना है वहां पे आपको ड्रॉप करता है। जस्ट लाइक कंडक्टर, ये मेटल का कंडक्टर भी उसी तरह का है। ये क्या करता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले तो इसके आउटर सेल में इसका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा नहीं भी हो तो क्या होती है, वो जो प्रोटॉन्स के साथ बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ जो बॉन्ड बनाता है, वो डिस्टेंस के साथ वीक होता है, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कुछ चार्ज पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इस पे चार्ज यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसको दूसरे हमको किसी पार्टिकल को चार्ज करना है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इसको चार्ज करना है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये है न्यूट्रल, तो हम लोग इन दोनों को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। अब कंडक्टर क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन लिया और इसको इलेक्ट्रॉन को दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके जो आउटर सेल, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, वो इलेक्ट्रॉन इतना इसको देगा, और इसके इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो आउटर सेल पे आएगा, और आउटर सेल पे इसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो मूव करके इसमें चले जाएंगे और ये भी पार्टिकल चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा? ये भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारा है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होता है, इनके आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, साथ ही साथ वो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन के साथ
थोड़ा बॉन्डिंग उनका मजबूत होता है। तो बॉन्डिंग मजबूत होने के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जनरली आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब हम ये क्या था, ये कंडक्टर था, तो जब हम इसको अगर मान लीजिए हम इसको इंसुलेटर से कनेक्ट किए तो इंसुलेटर इसका इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा बट ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आउटर सेल पे जिसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड थोड़ा टफ बॉन्ड बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा फोर्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा पाएगा। इसलिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पा रहा है तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में इंसुलेटर का काम कर रहा है, यानी यह चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और कंडक्टर क्या करता है, चार्ज का ट्रांसफर कर सकता है। चार्ज का ट्रांसफर करने का मतलब सिंपली हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो कंडक्टर क्या है, which can easily transfers the charge by transferring of electrons, यानी जो आसानी से चार्ज का ट्रांसफर कर दे, कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा। दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, इसमें ये कंडक्टर का हो गया, मैं ये इंसुलेटर में लिख रहा हूं, which does not allow to move electrons easily, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो जाए। हालांकि इंसुलेटर भी अलग अलग सिचुएशन में, अलग सिचुएशन नहीं, मतलब बहुत हम लोग फोर्स करें तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर थोड़ा बहुत कर सकता है बट इजीली नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर्स, चार्ज, ये पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या करता है, जो चार्ज का ट्रांसफर आसानी से करता है। चार्ज का ट्रांसफर कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करा के अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का रास्ता ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसका नाम है इंसुलेटर और इसका नाम है कंडक्टर। ये चार्ज को कंडक्ट कराता है और ये नहीं कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। मतलब वो कंडक्टर को चार्ज हम कैसे करेंगे, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, हमारे पास 3 मेथड तो वैसे और भी ज्यादा है, लेकिन हमको इस चैप्टर में 3 मेथड पढ़ना है। पहला बाय फ्रिक्शन, और इसको हम रबिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है, एक और बॉडी मुझे लेना पड़ेगा, हाँ, ये 2 न्यूट्रल बॉडी है और ये दोनों कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर भी हो सकते हैं, यानी इंसुलेटर भी हो सकते हैं। अब हम इन दोनों को रब किए, तो रब करने से क्या हुआ, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन करने से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट करने से इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जो थोड़ा सा लूज बॉन्ड, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा कंपेयर में थोड़ा लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो गर्म करने से वो एक्साइटेड कंडीशन में रह जाते हैं। और हो सकता है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो अपना इलेक्ट्रॉन 1-2 लूज करके दूसरे गेन कर ले। तो क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से अगर किसी पार्टिकल को चार्ज किया जाएगा तो वो मेथड क्या कहलाएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, सेकेंड है बाय कंडक्शन। इस केस में क्या होता है, हमारा एक हमारे पास बॉडी था जो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, एक हमारे पास बॉडी था जो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो फिर क्या हुआ, जब हमने दोनों को कनेक्ट किया एक कंडक्टर से, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस था वो मूव करके इसके पास आ गया। तो अब ये बॉडी भी कैसा बॉडी, ये न्यूट्रल नहीं रहा, लेटर ये क्या हो गया,
अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरह का चार्जिंग का मेथड कहलाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो इससे ये इलेक्ट्रॉन छीनता। अब आप बोलेंगे सर ये तो न्यूट्रल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है? ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, बट ये फोर्स करेगा, उसको छीनेगा, फोर्स करेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छीन कर अपने पास ये अपने को नॉर्मल करेगा, और इसको क्या कर देगा, ये इसको भी पॉजिटिव चार्ज कर देगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि किसी पार्टिकल पे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, बशर्ते हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और हम ये फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स ये प्रोटॉन लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगाएगा फोर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी पार्टिकल को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग द पार्टिकल। मान लीजिए हमें इस एक पार्टिकल है, न्यूट्रल है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कैसा है, न्यूट्रल। अब मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल, ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। मुझे अब इसको चार्ज करना है, तो अगर हम लोग इसको टच करा दें तो ये चार्ज, कौन सा चार्जिंग हो जाएगा मेरा, कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन हमको इसको अगर चार्ज करना है तो बिना इसमें टच कराए इसको चार्ज करना है, और उस मेथड को क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कैसे करते हैं, मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, मैं भी शॉर्टली यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये न्यूट्रल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ, इसको जब रखेंगे तो एक इंसुलेटर पे रखेंगे, डायरेक्ट किसी मेटल के कांटेक्ट में नहीं, या कंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। क्यों, मैं डिस्कस करूंगा। तो जब हमने रखा इसको, और इसके जब पास में इस रॉड को इसके जब पास लाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों थे, यानी पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था। तो इसके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, एक और आ जाएंगे। क्यों, सारे नहीं तो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इधर प्रोटॉन की डेंसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब एक पार्ट क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, दूसरा पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए हम लोग इसके पास लाए, टच नहीं कराएंगे, जब टच करा देंगे तो कौन सा मेथड हो जाएगा, कंडक्शन मेथड। लेकिन बिना चार्ज अगर किसी बॉडी को करते हैं और बिना टच कराए तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इस तरह से जो चार्ज हुआ ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, इंड्यूस्ड चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज आता हो गया। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा, फिर गेहूं मैं वापस हटा लूंगा, गेहूं ये फिर वापस क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा, तो सर क्या परमानेंटली हम चार्ज नहीं कर सकते हैं इंडक्शन के द्वारा, कर सकते हैं परमानेंटली चार्ज, मैं बता रहा हूं। अब हमने दो पार्टिकल लिया, दोनों क्या थे, दोनों न्यूट्रल थे, दोनों को हमने एक इंसुलेटर की सहायता से स्टैंड कर दिया। अब हम एक यहाँ पे कोई सा भी चार्ज, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव भी मान के चलता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, इसके पास लाए हम लोग, इसके पास लाए तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते थे वो कहाँ आ गए, एक और आ गए। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या किए, इसको हटाए बिना, अभी हम रॉड को इसके समीप ही रखे हैं, इसको हटाए बिना अब हम दोनों को एक दूसरे से हटा देंगे। पहले क्या था, पहले दोनों को टच करके रखे थे, टच करके रखे थे तो क्या हुआ, फोर्स ही लगा था, खींच रहा था उसका, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा इधर की ओर। अच्छा, क्यों खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स के, सारे नहीं जितना आ सकते थे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और प्रोटॉन्स उधर बच जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज उधर बच जाएगा। अब हम इसको हटाए बिना जब इस दोनों को अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये नेगेटिव रहता तो इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर भाग जाते हैं, तो एक फिर हटा दे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये तीन मेथड हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने थे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था, और दर्जन के हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। बट फिर मैं ब्रीफली एक बार इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ है क्या? देखिए हम लोग ये जानते हैं कि
एक चार्ज पॉजिटिव, दो चार्ज रहेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों निगेटिव निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात हमें पहले से पता थी, मतलब 400 BC पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले तक हमें पता थी कि दो पार्टिकल्स जब दोनों पे चार्ज, वो नहीं पता था कि क्या होता है उस पर चार्ज होता क्या है, लेकिन इतना पता था कि दो चीजें होती हैं जो अगर एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों पर तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर दोनों को वो समान है तो दोनों क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। लेकिन कूलम्ब्स ने ये बताया हमें ये तो पता था कि दो चीजें रहेंगी, अगर दोनों पे सेम रहेंगी तो रिपेल करेगा, अगर अलग अलग रहेंगी तो सॉरी सेम रहेंगी तो रिपेल ठीक है, और अलग अलग रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कूलम्ब्स ने हमें क्या बताया, हमें उसका मान बताया कि अगर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका अट्रैक्शन का फोर्स जो होगा, फोर्स के चलते ही अट्रैक्शन होता है, कुछ भी अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो फोर्स के चलते ही होता है, तो उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा यही हमें कूलम्ब्स ने बताया था। तो इसको अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो सबसे पहले मैं पॉइंट इसमें लिखना होगा, इट इज द quantitative approach of force in between 2 point charges, यानी 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के वैल्यू को बताने का ये जो तरीका था, नियम था, उन्होंने किसने दिया, कूलम्ब्स ने। उसी को हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। और इनका लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force in between two point charges लिखना सही होगा, two point charge is directly proportional to multiply of two charges and inversely proportional to the square of the distance in between the two charges। यानी कूलम्ब्स नियम के अनुसार कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, यानी Q1 into Q2। अच्छा पहले बात कर रहा हूँ दो पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए पॉइंट चार्जेस, इसका नाम है Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज इसका नाम है Q2। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, अगर दोनों डिफरेंट नेचर के हैं यानी एक प्लस और एक माइनस तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। दोनों ही कैसे हैं, जो फोर्स होगा वो दोनों क्या होगा, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r², जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी एक और क्या होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1/r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब मैंने बोल दिया तो मुझे 1/r² नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसे बोल सकता था f is directly proportional to q1 into q2 and f is directly proportional to 1/r²। अगर मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं तो f is inversely proportional to r²। ठीक है, combinedly f is directly proportional to q1 into q2 by r²। इनटू का साइन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि कहीं भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हम भी यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसका नाम है के। ये प्रोपोर्शनल के साइन के बदले है q1 into q2 by r²। ये के क्या है? के है कूलम्ब्स कांस्टेंट। के को कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ यूनिट होगा। यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन और मीटर²। न्यूटन मीटर²। अच्छा, ये q² नीचे हो जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हुआ। यहाँ से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में और भी डिस्कस हमने किया था, तो पहले ये फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ फोर्स इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यानी 2 पॉइंट चार्जेस, 2 बिंदु आवेशों के बीच में फोर्स तो लगता है, लेकिन कितना लगता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ये हमें किसने दिया था? कूलम्ब्स लॉ ने। कूलम्ब्स ने दिया था और इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। उनका लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 चार्जेस। यानी 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वह समानुपाती होता है दोनों चार्जेस के गुणनफल के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के स्क्वायर के यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा था कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। मैं ये फिगर, चलिए फिगर तो आप लोग कर ही चुके होंगे, मैं इस फिगर के बगैर आगे डिस्कस करता हूँ। दिस फोर्स gives the net force in between the 2 charges। मतलब मान लीजिए कि मेरा पॉइंट चार्जेस ये है, q1 है प्लस का, एक दूसरा पॉइंट चार्ज मेरा ये है माइनस का, q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए r। तो दोनों ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इधर की ओर लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसका वैल्यू जो होगा F इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, q1 into q2 by r²। और ये इस पे जो ये फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? K q1 into q2 by r²। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दिस फोर्स गिव्स द नेट फोर्स। यानी ये फोर्स जो है F बराबर K q1 q2 by r², ये नेट फोर्स है। q1 पर लगने वाला, ये q2 पर लगने वाला, ये नेट फोर्स है। ठीक है, अगर कोई एक रहता तो एक पे कोई फोर्स ही नहीं होता, एक के चलते फोर्स कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? आपको पता है अकेला चलना भाड़ा नहीं पड़ सकता है, अकेले हाथ से ताली नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से अकेला चार्ज रहे तो किसी उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ना वो किसी को फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के लिए 2 चार्ज तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट which depends upon the medium
इन बिटवीन द टू चार्जेस। के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, वो दोनों चार्जेस के बीच के जो मीडियम है या बीच में या बोले या सराउंडिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन बिटवीन, नहीं मीडियम सराउंडिंग द टू चार्जेस, दोनों के सराउंडिंग में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। मीडियम पे इसका वैल्यू चेंज होता है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, आगे भी कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें if acts along the line joining of the two charges, यानी जो फोर्स F लगेगा वो इन दोनों चार्जों के बीच का जो लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन होगा उसके अलोंग ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ये मेरा पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज, अब ये इस पे, ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा वो तो एक लाइन पे लगाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे घुमा कर लगाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि F acts along the line joining of the two charges, यानी जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा F, वो इन दोनों के ज्वाइन कर, सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन पर लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स यानी F between two charges